हेलो स्टूडेंट। तो आज हम देखेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 6 यानी अध्याय 6 तत्वों का निष्कर्षण एवं सिद्धांत का ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव, यानी एक एक नंबर, दो दो नंबर, पाँच पाँच नंबर जो भी आ सकते हैं इस साल बिहार बोर्ड में। आज जो पिछले साल आए थे उन सबको लिख लिया गया। पिछले साल जो भी क्वेश्चन आए थे उसको भी लिख लिया गया है, आज जो आ सकते हैं उसको भी लिख लिया गया है। ठीक, ताकि आपका 70 में 70 तैयारी हो जाए। तो आप 70 में 70 बना के आए। अब नंबर कहाँ कटते हैं? नंबर आपके राइटिंग पे कटते हैं, मात्रा पे कटते हैं, इसलिए मात्रा पे ध्यान दीजिए। नंबर फिर से राइटिंग पे सुधार कीजिए तो आपके नंबर नहीं कटेंगे। ठीक, इस क्वेश्चन को पहले कंप्लीट कर लीजिएगा, तब किसी और क्वेश्चन को देखिएगा जो भी आपके मन में हो। लेकिन आपके मन में जो जो क्वेश्चन होंगे लगभग आपका मिल ही जाएगा इसमें। कॉपर पायराइट का सूत्र है पहला, ये सब याद करने की चीज़ है, CuFeS2। अगला दूसरा है, प्रगलन विधि में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में प्रयुक्त होता है। प्रगलन विधि में धातु के ऑक्साइड का अपचयन करना हो तो किसको प्रयुक्त करेंगे? तो ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन को हटाना हो तो हमेशा कार्बन का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके CO बना लेता है और धातु अलग हो जाता है। ठीक, गैलेना किसका अयस्क है? लेड, Pb का। ये सब याद करने वाली चीज़ें हैं। कहाँ से याद करें सर? तो आपको नोट्स मिल जाएगा नीचे, नोट्स का वीडियो मिल जाएगा, आप इस अध्याय का पूरा नोट्स देख सकते हैं, डिटेल में लिखा गया उसमें। सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है किसके द्वारा? तो ऑप्शन फेनुथ्लॉन विधि। बस। फिर अगला क्वेश्चन है, पायराइट अयस्क का सांद्रण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा करते हैं? तो पायराइट अयस्क CuFeS2 सूत्र होता है, इसमें भी फेरस यानी क्या कहा जाता है, सल्फाइड पाया जाता है, इसलिए फेनुथ्लॉन विधि। इसमें कार्बोनेट का यूज किया जाता है। ठीक ना। अब आगे देखते हैं, अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। आगे देखते हैं, तो ऑप्शन में गैंग मार देंगे। अगला क्वेश्चन है, स्मेल्टिंग में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में प्रयुक्त होता है। स्मेल्टिंग, अच्छा, स्मेल्टिंग में धातु के ऑक्साइड के अपचयन का मतलब वही कि धातु का ऑक्साइड से ऑक्सीजन को निकालना है, उसी को अपचयन कहते हैं। तो किसका प्रयोग करेंगे? कार्बन का। क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया। स्मेल्टिंग का मतलब होता है निष्कर्षण। ठीक, अगला है, डोलोमाइट खनिज में पाए जाते हैं। तो मैग्नीशियम और पोटेशियम दोनों, कैल्शियम दोनों पाए जाते हैं। ठीक, तो ये किसी तरह का क्वेश्चन हुआ नहीं, ये क्वेश्चन आएगा भी नहीं इस साल, क्योंकि जिसमें दो ऑप्शन है ऐसा होता नहीं। ये क्वेश्चन मैंने उठाया 2016 से, क्योंकि 2016 में दो दो ऑप्शन मारना, क्योंकि गोला भरने को आता नहीं था OMR शीट, इसलिए उसमें दो ऑप्शन, तीन ऑप्शन डाल देते थे, मतलब तीनों लिख दो, दोनों लिख दो, क्योंकि कागज़ पे लिखना होता था, इसीलिए इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, दोनों पाया जाता बाकी। अगला है, निम्न में से कौन सी धातु प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? धरती पे एल्युमिनियम पाया जाता है। तो मन होगा कि लोहा तो ज़्यादा है, नहीं, एल्युमिनियम का पहले स्थान है, बाद में लोहा का है। मेलेकाइट अयस्क है कॉपर का। मेलेकाइट किसका अयस्क है? कॉपर का है। तांबा। एल्युमिनियम का अयस्क है कौन? बॉक्साइट। और सिनेबार कहा जाता है HGS को। लोहे का मुख्य अयस्क क्या है? सभी है, ये सब है, मैग्नेटाइट, सेमेटाइट, सिडेराइट, सभी। अब आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, कॉपर धातु का शोधन निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है? तो वैद्युत अपघटनी शोधन किया जाता है, यानी लास्ट में इसको कॉपर धातु के ऑक्साइड का वैद्युत अपघटन किया जाता है और एल्युमिनियम धातु पा लिया जाता है। तो ये सब याद करने वाली चीज़ें हैं। तो कहाँ से याद करें सर? तो नीचे आपको नोट्स का वीडियो मिल जाएगा, उसमें से पूरा नोट्स, कंप्लीट नोट्स इसका डाला गया 6 अध्याय का। आप एक एक करके देख सकते हैं हेडिंग को ध्यान से। निम्नलिखित में से कौन जिंक का अयस्क नहीं है? नहीं है जिंक का। जिंक ब्लेड, क्लेमेंट, जिंकेट सब हैं। ऑक्साइड एल्युमिनियम का होता है, तो डी हो जाएगा। वात्या भट्टी में निम्नलिखित में से किस ऑक्साइड का अपचयन होता है? ऑक्साइड, ऑक्साइड का अपचयन मतलब ऑक्सीजन निकलेगा तो अपचयन कहलाएगा। तो क्या
लोहे का, कॉपर का, सोडियम का, जिंक का। तो आंसर बोला लोहे का। वात्या भट्टी में लोहे का ही अपचयन होता है। तो लोहे का निष्कर्षण देखिएगा, खुद बताएगा आपको। अब अगला क्वेश्चन है लघु उत्तरीय प्रश्न, 2-2 नंबर का। ठीक, 5-5 नंबर का इसमें से हमेशा एक लड़ता है, तो वो भी दिखाऊंगा आपको। पहले 2-2 नंबर का देख लेते हैं। एल्यूमिनियम और तांबा के मुख्य अयस्क का नाम लिखें और सूत्र लिखें। एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क कौन कौन है? बॉक्साइट, कोरंडम, क्रायोलाइट, सूत्र भी लिखा गया है। तांबा का देख लेते हैं। तांबा का है कॉपर पायराइट, क्यूपराइट, सूत्र भी लिख दिया गया है। ठीक, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से विभेद उपयुक्त उदाहरण के साथ करें। इसमें गालक है और धातुमल है। गालक पहले हेडिंग लगाएंगे, लाल कलम से मत लगाइएगा, आप काला कलम से ही लगाइएगा। अयस्क में उपस्थित अगलनीय गैंग को हटाने के लिए प्रयुक्त बाहरी पदार्थ गालक कहलाता है। अयस्क में एक ऐसा पदार्थ है जो गलता ही नहीं है, तो उसको गलाना है ना, उस गैंग को गलाना है या हटाना है, तो उसके लिए बाहर से हम पदार्थ डालेंगे, उसी को गालक कहा जाएगा, गलाने वाला। ऐसे लोहा में सिलिकॉन ऑक्साइड मिला दीजिए, गल जाएगा। ये FeO गलाना है तो ये मिला दीजिए, गल के बन जाएगा ये वाला। ठीक, अब देखिए, तो यहाँ पे हमने देखा कि ये इसमें इसको मिलाने पर ये गला दिया, जो गल के बना वो धातुमल, जिसने गलाया वो गालक, जो गला वो गैंग। फिर अब धातुमल क्या है? धातु में उपस्थित अशुद्धियों को दूर करने के लिए गालक मिलाया जाता है, फलस्वरूप बना पदार्थ धातुमल कहलाता है। वही इसको मिला, इससे अशुद्धि दूर करने के लिए इसको मिलाया, जो बना वही धातुमल कहलाएगा। तो वही वाली चीज हो गई। फिर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित की व्याख्या करें निस्तापन की। क्या होता है निस्तापन? देखते हैं। तो वायु की अनुपस्थिति में, यानी हवा नहीं रहना चाहिए, अयस्क को उसके गलनांक से नीचे ताप पर, जो भी अयस्क है जितना पे गलता है उतना गलनांक ना देकर उसे से कमी ताप देंगे। मतलब जितना पे गलता है उतना ना देकर उसे से कमी आंच देंगे, नीचे ताप पर गर्म करके ऑक्साइड में बदल लेंगे। मतलब ये जो अयस्क है उसको ऑक्साइड में ही बदलना मेन टारगेट होता है कि ऑक्साइड में बदल दिया जाएगा, तभी हमारा आसानी से वैद्युत अपघटन हो जाएगा, धातु मिल जाएगा। तो ऑक्साइड में बदलना निस्तापन कहलाता है। ठीक, क्या रहना चाहिए निस्तापन में? निस्तापन नहीं मने ऑक्सीजन नहीं रहना चाहिए और तापन करता जाए। यह इस विधि से कार्बोनेट अयस्कों को ऑक्साइड में बदला जाता है। ठीक, कार्बोनेट, ध्यान रहे निस्तापन किसके लिए? कार्बोनेट। 1 नंबरिया में भी काम आ जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं ये कार्बोनेट अयस्क है, जिंक कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। इसको गर्म किया गया बिना ऑक्सीजन के, तो ये जिंक ऑक्साइड बन गया, कैल्शियम ऑक्साइड बन गया, CO2 बाहर हो गया। फिर वर्जन क्या देखते हैं। तो वायु की उपस्थिति में, यानी इसमें हवा होना चाहिए गर्म करते वक्त, अयस्क को गलनांक से नीचे ताप पर, यानी जितना पे गलता है उससे कम ही आंच देना है, ताप देना है। फिर गर्म करेंगे और ऑक्साइड में बदलेंगे तो भर्जन कहलाएगा या जारण कहलाएगा। यह विधि सल्फाइड अयस्कों के लिए प्रयुक्त है। सल्फाइड याद रहे, तो ये सल्फाइड है, ये सल्फाइड है। PB3 2PB3 यस, 2PBS PBS हो गया, PBS। ठीक, तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्साइड में बदल गए और SO2 सभी में बाहर हो गया। अगला क्वेश्चन है झाग प्लवन विधि से किस प्रकार के अयस्कों को संदर्भित किया जाता है? उदाहरण दें। झाग यानी फेन प्लवन विधि, वही वाली बात है। तो यहाँ पे जो आंसर देख रहे हैं बहुत ही शॉर्ट में दिया है, गलत आंसर है। मैं आपको इसका अलग से आंसर दिखाता हूँ। आप क्वेश्चन लिख लीजिए, मैं अलग से आपको इसका आंसर दिखाता हूँ। तो इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे। यह विधि सल्फाइड अयस्कों के लिए प्रयुक्त होती है। सल्फाइड, ठीक, सल्फाइड और सल्फाइड में अंतर होता है, प्रयुक्त होती है। इस विधि में सबसे पहले सल्फाइड अयस्क का महीन चूर्ण टैंक में रखकर जल मिलाया जाता है। टैंक ले लिए, उसमें सल्फाइड अयस्क का चूर्ण यानी मतलब कि बालू की तरह पीस कर एकदम डाल देते हैं, फिर पानी मिलाते हैं। इसके बाद इसमें झाग उत्पन्न करने वाला तेल डाल देते हैं ताकि झाग हो जाए एकदम।
जैसे में कौन कौन सा तेल, पाइन तेल, वसा अम्ल, जैंथेट आदि। अब क्या करते हैं, इसमें वायु प्रवाहित किया जाता है। ऐसा करने से अयस्क युक्त झाग, यानी ऐसा झाग जिसमें अयस्क हो, ऊपर आ जाता है और अशुद्धियाँ नीचे बैठ जाती है। झाग से अयस्क को हटाकर सुखा लिया जाता है। झाग में जो भी अयस्क है, तो झाग से अयस्क को हटाकर इसे सुखा लिया जाता है। झाग हटाएंगे, अयस्क को हाथ से निकाल लेंगे, सुखा लेंगे फिर अयस्क को। इस प्रक्रम द्वारा कॉपर किसका होता है, कॉपर पाइराइट CuFeS2, जिंक ZnS, गैलेना PbS अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। ठीक, और ये चित्र है कि यहाँ पे नीचे तेल है, तेल को मिलाने के लिए चक्री लगा हुआ है, ध्रुवी क्षेपणी लगा हुआ है जिसको घुमाया जाएगा। अयस्क युक्त झाग है, युक्त ये झाग, ये वायु यहाँ से डाला जा रहा है, हवा। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ से अगला 5वां क्वेश्चन देखेंगे। ये आंसर मत लिखिएगा, जो मैंने बताया चौथा को वो लिखिएगा, और 5वां देखिए। एल्यूमिना के वैद्युत अपघटन अवकरण में क्रायोलाइट के उपयोग से क्या लाभ है। मतलब एल्यूमिना होता है Al2O3, उसका वैद्युत अपघटन करते हैं तो क्रायोलाइट का प्रयोग करते हैं। इससे क्या लाभ है, इसी को देखना, आगे देखते हैं। यहाँ पे इसका आंसर बता रहा है, क्रायोलाइट वैद्युत अपघटनी सेल की विद्युत चालकता बढ़ा देता है। जितना भी निष्कर्षण की क्रिया होती है सब वैद्युत अपघटनी सेल में ही होता है। ठीक, तो ऐसा नहीं कि 3 अध्याय में चले गए, ऐसी बात नहीं है। तो क्रायोलाइट इसमें डाला जाता है। अब ये क्या करता है, उसकी चालकता बढ़ा देता है, क्योंकि Al2O3 ये एल्यूमिना है, विद्युत का कुचालक है, ये कुचालक है। यह मिलाई गई अशुद्धियों के समान व्यवहार करता है, ये भी, और मिश्रण के क्वथनांक को कम करके लगभग 900 डिग्री सेल्सियस कर देता है। 900 डिग्री सेल्सियस कर लीजिएगा इसको, क्वथनांक को। ठीक, इससे 99.9% शुद्ध एल्यूमिनियम प्राप्त होता है। देखिए, ये ताप को कम करता है, तो इसके ताप को बढ़ाने के लिए क्रायोलाइट मिलाया जाता है, ये 900 तक बढ़ा देता है और आसानी से शुद्ध एल्यूमिनियम धातु प्राप्त हो जाता है। अब आ गया दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। बहुत ज़्यादा VVI है, लोहा का निष्कर्षण, तांबा का निष्कर्षण, एल्यूमिनियम का। इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, प्रैक्टिस मार लीजिएगा लिख कर। ठीक, घर से प्रैक्टिस मार के जाइएगा, ताकि परीक्षा में आपका नंबर ना कटे या मिस्टेक ना हो लिखते वक्त। तो लोहा के मुख्य अयस्क का नाम बताना है, और इस अयस्क से लोहा का निष्कर्षण का वर्णन करना है। किसी भी अयस्क से, कोई भी एक जिससे होता हो, तो लिखेंगे कि लोहा के अयस्क निम्नलिखित है। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, आयरन पायराइट, सूत्र भी दे रखा है। लोहा का निष्कर्षण हेमेटाइट अयस्क से किया जाता है। हेमेटाइट ऊपर वाला, जो निम्नलिखित चरणों में पूरा होता है। पहला, अयस्क का सांद्रण, बहुत ही आसान, शॉर्ट में ही लिखवाया हूँ। ठीक, इसमें ज़्यादा डिटेल कर रहे हैं पर ज़्यादा पन्ना चला जाएगा। सबसे पहले अयस्क को छोटे टुकड़े में तोड़कर महीन चूर्ण में बदल दिया जाता है। अयस्क मतलब होता है कि जमीन की खुदाई करते हैं तो उसमें धातु वाला एक पत्थर जा टाइप का मिलता है, धातु युक्त पत्थर मिलता है। जैसे हम लोग भी खुदाई करते हैं तो पत्थर मिलता है ना, लेकिन वो कोई काम का नहीं होता। लेकिन जनरली जो कंपनी खोदती है, सरकार जिसको खुदवाती है ज़मीन में, जहाँ पे सोना, हीरा, चांदी जो भी हो धातु मिलता है, वो पत्थर की तरह मिलते हैं, अच्छे नहीं रहते, उसमें मिट्टी धूल कण लगे रहते, उसी को अयस्क कहा जाता है। तो पहले उसको क्या करते हैं, पत्थर को टुकड़े में तोड़कर महीन चूर्ण बदल दिया जाता है। लोहा भी मिलता है तो ऐसे ही मिलता है। उसके बाद अयस्क का सांद्रण गुरुत्व पृथक्करण विधि द्वारा करते हैं। यह अयस्क है लोहा वाला। अब इसका सांद्रण करना मतलब ज़्यादातर लोहा को एक और करना है, बाकी कचरा को निकालना है। तो गुरुत्व पृथक्करण अपनाते हैं, मतलब कि गुरुत्व के अधीन भारी कण गिर जाएंगे, हल्के कण ऊपर रह जाएंगे, ऐसा अपनाएंगे। और फिर क्या होगा आगे देखते हैं। और आगे है चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा किया जाता है। चुंबकीय पृथक्करण में बेल्ट लगा होता है चुंबक का, और कचड़े नीचे गिर जाते हैं, चुंबक उसी में चिपक के नीचे इधर गिरता है। ठीक,
अब आता है निस्तापन का बारी। निस्तापन या भर्जन करते दूसरे चरण में, यानी कि जो भी मिला हमको अयस्क उसको ऑक्साइड में बदलेंगे, या तो इसके द्वारा नहीं तो इसके द्वारा। सांद्रित अयस्क को हवा की अधिकता में यानी भर्जन कर रहे हैं, दोनों में से कोई हो सकता है, लेकिन दोनों लगा दीजिएगा। गर्म करते हैं तो निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। नमी और CO2 गैस बाहर निकल जाती है। जो भी उस अयस्क में नमी होता है, गीलापन होता है, वो सूख जाता है, खत्म हो जाता है, अयस्क सूखा हो गया। जो भी CO2 था उसमें जो भी कार्बन के कचड़े थे वो भी उड़ गए। अब खाली लोहा ही बचेगा बढ़िया रूप से एकदम। तो देखिए जो पानी था 3H2O गायब हो गया, Fe2O3 बचा, लोहा ऑक्साइड। जो CO कार्बोनेट था वो भी गायब हो गया, FeO बचा है, 2 ऑक्साइड बचे। क्योंकि इनका तो हमें काम नहीं ना, इनको हमें निकालना ही है, इनको भी निकालना है। फिर सल्फर, आर्सेनिक, फास्फोरस जैसी अशुद्धियाँ उड़नशील ऑक्साइड बनकर बाहर निकल जाती है। जैसे सल्फर है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके गैस बन के हट जाता है। आर्सेनिक भी गैस बनकर उड़ जाता है। फास्फोरस भी अभिक्रिया करके खत्म हो जाता है। गर्म करने से ये फायदा होता है। ठीक, यानी कुल मिला के हटा उठा के हमको लोहा ही नहीं लेना है। अब आता है नंबर 3 स्टेप, प्रगलन। इसमें क्या होता है, भर्जित अयस्क को कोक और चूना पत्थर के साथ मिलाते हैं। जो भी ये अयस्क हमें मिला ऊपर, FeO या Fe2O3, उसको कोयले में मिलाएंगे, कोक मन कोयला कार्बन, और चूना पत्थर भी उसमें मिला देंगे और वात्या भट्टी में डाल देंगे। और वात्या भट्टी में कफ और कोन व्यवस्था से अंदर डाला जाता है, अंदर गलाते हैं। कप और कोन व्यवस्था, तो ऊपर कप जैसा डिजाइन रहती है, कोन जैसा, उसी में सारा भर देते हैं। जैसे धान कूटने वाला मशीन होता है ना, धान डाल देते हैं ऊपर, नीचे धीरे धीरे धान कूट रहा है, वैसे ही। चित्र देखते हैं आगे इसका। यहाँ पे चित्र देख सकते हैं, वात्या भट्टी है। वात्या भट्टी का चित्र इस प्रकार है कि अयस्क, ये है कोप, ये है कप, ये है कोन। अच्छा, ये व्यवस्था है। यहाँ पे अयस्क लिए हैं, चूना पत्थर को मिला के डाल दिए इसमें। फिर यहाँ से ये निकलने का स्थान है, CO2। अच्छा, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 निकलेगा, बाहर निकलेगा यहाँ से। ठीक, निकल जाएगा। अच्छा, और यहाँ पे 4 क्षेत्र हो जाता है, अपचयन क्षेत्र, गलन क्षेत्र, दहन क्षेत्र सब होता है। तो चारों का तापमान भी विशिष्ट होता है, इसको याद रखिएगा। अलग अलग किताबों में तापमान अलग अलग कर देता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ से O2 डाला जाएगा, जो का इसको भी हवा बहते रहता है इधर से भी। और यहाँ पे गलित धातुमल नीचे आ जाएगा, क्योंकि ये गलित धातुमल हल्का होता है तो ऊपर चला जाएगा, लोहा भारी होता है इसलिए नीचे आ जाएगा। और यहाँ से लोहा निकाल लेंगे, वहाँ से गलित धातुमल निकाल लेंगे। नीचे से लोहा हो जाएगा, गलित धातुमल ऊपर से यहाँ से निकल जाएगा। हो गया हमारा काम। तो पहला जो टेम्परेचर है 1073 केल्विन, उसको कहा जाता है अपचयन क्षेत्र, उस वाले एरिया को। इसमें अपचयन होगा यानी ऑक्सीजन बाहर निकलेगा। तो Fe2O3 से CO का अभिक्रिया हुआ, तो CO ने एक ऑक्सीजन बाहर खींच दिया, लेकिन यहाँ पे तो बढ़ गया। इस पे नहीं ध्यान देंगे, घटा ही है, क्योंकि 3 लोहे हैं और 4 ऑक्सीजन है। यहाँ पे 2 लोहे थे, 3 ऑक्सीजन थे। लेकिन यहाँ पे ध्यान मत दीजिए, यहाँ पे दे दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। फिर ये वाला, फिर CO से अभिक्रिया हुआ, अब CO ने फिर ऑक्सीजन खींचा, अब बच गया FeO बच गया। ठीक, तो क्या हुआ, ऑक्सीजन कम हो रहा है ना, ऑक्सीजन कम होना ही अपचयन कहलाता है। ये सब आपको याद ही रखना पड़ेगा समीकरण। धातुमल क्षेत्र, अब इस दूसरे एरिया में धातुमल बनना शुरू हो जाता है, इसको देखते हैं आगे। यहाँ इस क्षेत्र में होता है क्या, चूना पत्थर CaCO3 टूट जाता है, CaO और CO2 बाहर, CaO फिर सिलिकॉन ऑक्साइड से अभिक्रिया कर लेता है और धातुमल बन जाता है। अब उसमें CiO2 कहाँ से आ गया, भाई अयस्क में सब रहते हैं, अयस्क में सब उपस्थित रहता है गैंग। अब गलन क्षेत्र आता है, ये वाला टेम्परेचर 1573। तो जो अयस्क हमने प्राप्त किया लोहा ऑक्साइड, फिर CO से अभिक्रिया करेगा, इसको गलाएगा,
और लोहा को अलग कर देगा, CO2 बाहर, यानी अपचयन ही हो रहा है एक तरह से। फिर कार्बन द्वारा भी अपचयन हो रहा है गलन क्षेत्र में भी। फिर ऑक्सीजन बाहर निकला, लोहा बचे, लोहा मिल गया लोहा। दहन क्षेत्र आता है ये लास्ट वाला, इसमें कार्बन जो बचा, शेष कार्बन जो बचे वो O2 से अभिक्रिया करके बाहर निकल गए, और जो CO2 थे वो भी बाहर निकल गए मोनोऑक्साइड बनकर। मेनली अब लोहा ही बचा। अब लास्ट में देखेंगे अगला पॉइंट में कि पिघला हुआ लोहा धातु मल से भारी होने के कारण, जो लोहा पिघला था वो धातु मल से भारी था तो नीचे आ जाएगा, धातु पर हल्का था तो ऊपर आ जाएगा। जैसे तेल में हम लोग पानी डालते हैं तो पानी भारी होता है नीचे बैठ जाता है, तेल हल्का होता है ऊपर आ जाता है। भारी होने के कारण भट्टी के तल में इकट्ठा होता है। धातु मल हल्का होने के कारण द्रवित अयस्क और धातु मल दोनों को अलग अलग, हल्का होने के कारण द्रवित, मेन बात लिखा ही नहीं गया, हल्का होने के कारण ऊपर आ जाता है, ठीक। और अयस्क और धातु मल दोनों को अलग अलग नली द्वारा निकाल लिया जाता है। अयस्क को अलग नली से, धातु मल को अलग नली से। यहाँ पे भी लिख के छोड़ देंगे तो हो जाएगा। फिर भी कुछ विशेष बातें देख लीजिए। वात्या भट्टी से प्राप्त लोहा को कांच लोहा, पिग अयस्क कहते हैं। इसमें 93% लोहा होता है, 5% कार्बन और शेष सिलिकॉन होता है। कुछ विशेष बातें ये सब मत लिखिएगा, ठीक। उतना ही लिख के छोड़ दीजिएगा। तो झूठ मूठ का मैं बता रहा हूँ ना, तो रहने दीजिए, इतना लिख के छोड़ देते हैं आगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अब जो 5 नंबरिया में दूसरा क्वेश्चन है वो है एल्युमिनियम के मुख्य अयस्कों के नाम लिखे और उसके निष्कासन का सिद्धांत लिखे। वही निष्कर्षण का सिद्धांत, निष्कर्षण। तो ये आंसर थोड़ा लास्ट में गड़बड़ है, ये आंसर मत लिखिएगा, मैं आपको दूसरा आंसर दिखाता हूँ उसको लिखिएगा। ये भी सही है लेकिन लास्ट में इसमें थोड़ा गड़बड़ है, तो आगे मैं दिखाता हूँ आपको एक नया आंसर, इसको मत लिखिएगा। क्वेश्चन लिख लीजिए, तो ये वाला आंसर लिख लीजिएगा। ये भी बिल्कुल उसी की तरह है लेकिन इसमें लास्ट में गड़बड़ नहीं है। एल्युमिनियम धातु के निम्नलिखित अयस्क है, लिखिएगा। पहला, दूसरा, तीसरा। बॉक्साइट, कोरंडम, क्रायोलाइट। सूत्र भी दे रखा है, सूत्र नहीं याद रहेगा कोई फर्क नहीं पड़ता। एल्युमिनियम का निष्कर्षण मुख्यतः बॉक्साइट से किया जाता है, जो निम्नलिखित चरणों में पूरा होता है। पहला, बॉक्साइट अयस्क का शोधन किया जाता है। तो बॉक्साइट अयस्क का शोधन कैसे किया जाता है? हॉल की शुष्क विधि द्वारा किया जाता है। अब हॉल की शुष्क विधि क्या है बताना पड़ेगा, शुद्ध करके दिखाना भी पड़ेगा एल्युमिनियम को। तो हेडिंग लगा देंगे, हॉल की शुष्क विधि। इस विधि में सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 के साथ मिलाते हैं। किसको मिलाते हैं? बॉक्साइट को मिलाते हैं तो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनता है। ये देखिए, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बना है, जबकि अविलेय सिलिका और आयरन ऑक्साइड शेष रह जाते हैं। अविलेय सिलिका आयरन ऑक्साइड इसमें नहीं दिखाया, इसमें जल दिखा रहा है, CO2 दिखा रहा है, वो शेष रह गए उसी तरह। अब आगे देखते हैं क्या होता है। आगे लिखेंगे, पिघले हुए द्रव को जल में घोलकर मिश्रण को छान लेते हैं। पानी में डालेंगे और मिश्रण जो बनेगा उसको छानेंगे, जिससे क्या होगा, अशुद्धियाँ दूर हो जाएंगी। इसके बाद क्या होगा, विलयन को 50 से 60 पर गर्म करेंगे। इसके बाद इतना पे इतना से गर्म करेंगे, तो गर्म करने पर क्या होगा, CO2 गैस प्रवाहित करेंगे। होगा नहीं, बढ़िया से पढ़ते हैं। पिघले हुए द्रव को जल में घोलकर मिश्रण में छान लेते हैं। मिश्रण को छान लेते हैं, ये मेन, ये मिश्रण को छान लेते हैं जो भी अभी बना, जिससे अशुद्धियाँ दूर हो जाती है। छन के अशुद्धियाँ रह जाएंगी और मेनली हम लोग का अयस्क मिलेगा। इसके बाद विलयन को 50 से 60 पर गर्म करते हैं, CO2 गैस प्रवाहित करते हैं, AlOH का होल थ्राइस का अवक्षेप प्राप्त हो जाता है जब ऐसा करते हैं तब। तो देखिए, NaAlO2 H2O CO2 था मिश्रण, पानी में डाल के छान लिए थे। इतना पर CO2 गैस इसमें प्रवाहित किए सोडियम मेटा एल्यूमिनेट में, तो देखिए AlOH का होल थ्राइस बना और Na2CO3 बना। Na इससे अभिक्रिया करके बना लिया। अब लिखेंगे, अवक्षेप को धोकर सुखा लेते हैं और भट्टी में गर्म करते हैं। जो भी अवक्षेप बना इसको सुखा लेंगे
अब गर्म करेंगे तो एल्यूमिना प्राप्त होगा, यही तो मैंने चाहिए था। तो इसको गर्म किए तो टूट गया Al2O3 में और H2O बाहर हो गया एल्यूमिना। ये सब याद करना ही पड़ेगा आपको। रासायनिक समीकरण में आप केवल इतना जान सकते हैं कि किसने कितना इलेक्ट्रॉन का साझा किया, और ये नहीं जान सकते कि क्या बनेगा, इसलिए याद ही करना पड़ता है। एल्युमिनियम ने 3 दुना के 6 इलेक्ट्रॉन दिया अपना ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन ने 6 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए 3 बार आया, यानी 3 दुना के 6 इलेक्ट्रॉन ले लिया, ये जान सकते हैं आप। दूसरा स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, एल्युमिना का वैद्युत अपघटन करेंगे। जो एल्युमिना प्राप्त हुआ उसका वैद्युत अपघटन करेंगे। तो क्या होगा, एल्युमिना का वैद्युत अपघटन करने पर एल्युमिनियम कैथोड पर इकट्ठा होता है और ऑक्सीजन एनोड पर। एनोड से अभिक्रिया कर CO और CO2 बनाता है। ठीक, कार्बन छड़ रहता है, वो एनोड जो होता है वो कार्बन छड़ का बना होता है इसमें, एल्युमिनियम के वैद्युत अपघटन में एनोड। और देखिए ध्यान से, तो एल्युमिनियम का वैद्युत अपघटन किए, एल्युमिना का टूटा, कैथोड पर एल्युमिनियम 6 इलेक्ट्रॉन लेकर एल्युमिनियम धातु में बदल गया। वो जो ऑक्सीजन था एनोड पर कार्बन के छड़ से अभिक्रिया करके CO और CO2 बना लिया। मिल लिया, हमको इससे लेना देना है। तो इतना आंसर कंप्लीट हो गया। आ रहा समझ में। एक और क्वेश्चन है तांबा का निष्कर्षण, कॉपर का, वो बार बार पूछता है। ये तीनों में से कोई भी एक पूछ देता है 5 नंबर में। तो आप, मेरा काम है कि आपको बता देना कि कौन कौन आ सकते हैं, इसीलिए मैं ये नहीं कहूँगा कि यही क्वेश्चन आएगा, लेकिन ये आ सकते हैं, यही बताऊँगा। चलिए, तो तीसरा भी एक और है कॉपर का निष्कर्षण, उसे भी देख लेते हैं। यहाँ पे है कॉपर का निष्कर्षण। क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा, मैं बोल देता हूँ इसका क्वेश्चन ही है, तो मैं आपको नोट्स में से दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन लिखिएगा कि कॉपर का मुख्य अयस्क क्या है, इसका निष्कर्षण कैसे किया जाता है। ठीक, या फिर तो लिखेंगे कॉपर के निम्नलिखित अयस्क है, लिख देंगे। ठीक, और कॉपर पैराइट है, कॉपर ग्लास है, बोरनाइट है, क्यूपराइट है। लिखेंगे कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः कॉपर पायराइट अयस्क से किया जाता है, जो निम्नलिखित पदों में होता है। पहला, अयस्क का सांद्रण किससे करते हैं, फेन प्लावन विधि से कर देते हैं कॉपर पैराइट का। दूसरा, सांद्रित अयस्क का भर्जन करना है, भर्जन में वही ऑक्सीजन में खूब जलाना है। सांद्रित अयस्क जो भी है, सांद्रित अयस्क कह रहा है कि अयस्क में उपस्थित सल्फर, आर्सेनिक, एंटीमनी, Sb जैसी अशुद्धियाँ ऑक्सीकृत होकर ऑक्साइड बनाते हैं और वाष्प के रूप में निकल जाते हैं। तो सल्फर SO2 बनाया, निकल गया, आर्सेनिक भी ऑक्साइड बनाया, गायब हो गया। बैलेंस करके सब याद रखिएगा, आगे देखते हैं। एंटीमनी भी ऑक्साइड बनाकर गायब हो गया। फास्फोरस P4, P नीचे 4 लिखिएगा, P 5 ऑक्सीजन, 5 ही एस मत समझिएगा, SO2 5 है। तो 5O2 से अभिक्रिया करके P2O5 बनाया, गायब हो गया। अब अगला पॉइंट कि कॉपर पायराइट ऑक्सीकृत होकर Cu2S, यहाँ पे सल्फर है, और FeS और SO2 बनाता है। तो जो कॉपर पायराइट है ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया। अब कॉपर सल्फाइड ये वाला और फेरस सल्फाइड ये का कुछ भाग Cu2 और FeO में ऑक्सीकृत हो जाता है, ये दोनों का। तो Cu2S ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, Cu2 और SO2 में ऑक्सीकृत हो गया, सल्फर बाहर निकल गया, और FeS भी जो था उसमें से भी सल्फर बाहर निकल गया। मुख्य रूप से हमें कॉपर Cu2 मिला, Fe2O मिला, हमको इनसे लेना देना नहीं, ये उड़ जाएंगे हवा बनकर, ये दोनों बचेंगे। अब आगे देखिए क्या करेंगे, आगे प्रगलन करेंगे। प्रगलन जैसे लोहा वाला में किया वैसे इसमें करेंगे। इसमें क्या करेंगे, भर्जित अयस्क को कोक और सिलिका SiO2 के साथ मिलाकर वात्या भट्टी में ऊंचे ताप पर पिघलाया जाता है, ऊंचे ताप पर। फिर क्या होता है, पिघलाया जाता है तो क्यूपरस ऑक्साइड फेरस सल्फाइड से संयोग कर, क्यूपरस ऑक्साइड ये वाला CO2 फेरस सल्फाइड FeS से संयोग कर लेता है, मतलब जुड़ जाता है, और क्यूपरस सल्फाइड में बदल जाता है, Cu2S में बदल गया और FeO हो गया। ठीक,
आप चाहें तो डायरेक्ट समीकरण भी लिख सकते हैं, समीकरण शॉर्टकट में, ये सब नहीं लिखना चाहते तब ये वाला बात लिख के डायरेक्ट समीकरण लिख देंगे तो भी चलेगा, लेकिन फिर भी कैसे हुआ मैं बता रहा हूँ। आप परीक्षा में केवल समीकरण लिख दीजिएगा। अधिकांश फेरस सल्फाइड FeS, फेरस ऑक्साइड FeO में बदल जाते हैं। ये वाला FeO में बदलते हैं, इसका भी आगे देखते हैं। तो FeS ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके FeO में बदला, SO2 बाहर हो गया। फेरस ऑक्साइड सिलिका, जो फेरस ऑक्साइड है सिलिका SiO2 से जुड़कर धातुमल बनाता है। ये वाला इससे जुड़कर धातुमल बना लिया, पूरा ज्वाइंट हो गया। FeSiO3 हो गया, O2 था O3 हो गया, धातुमल बन गया। अब आगे क्या होगा, धातुमल हल्का होने के कारण भट्टी के ऊपरी सतह पर जमा हो जाता है, जिससे बहाकर अलग कर लिया जाता है। ये हल्का है, ऊपर चला जाएगा, धातु कॉपर नीचे बैठ जाएगा। भट्टी के पेंदी पर फेरस सल्फाइड FeS और क्यूपरस ऑक्साइड Cu2S का मिश्रण जमा हो जाता है, जिसे मैट कहते हैं। ठीक, ये भी ध्यान रहे मैट क्या है। जमा हो गया। अब हमें तो मेनली क्या चाहिए, कॉपर चाहिए। अब इसमें चौथा पॉइंट आता है बेसमरीकरण। तो चलिए देखते हैं। मैट को बेसेमर परिवर्तक में ले जाते हैं। कैसा होता है बेसेमर परिवर्तक, कुछ ऐसा होता है, उसका चित्र ले जाते हैं। पिघले हुए मैट में बालू मिलाकर, जो भी ऊपर अभी पिघला हुआ मैट था उसमें बालू मिलाकर बेसमर परिवर्तक में भर देंगे, इसमें डाल देंगे और ट्यूबियर द्वारा वायु का झोंका प्रवाहित करेंगे। यहाँ पे जो भी हवा डालने वाला है इससे प्रवाहित करेंगे। निम्नलिखित अभिक्रियाएं होती है, चित्र बना दीजिएगा। आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे मैट लिया गया, मैट, और इसमें बालू भर दिया गया है। ये है बेसमर परिवर्तक, यहाँ से हवा डाला जा रहा है। आगे देखते यहाँ पे क्या होता है, फेरस सल्फेट ऑक्सीजन से फिर अभिक्रिया करके SO2 बाहर निकल गया, फिर FeO बना। फिर ये धातुमल से सिलिका से अभिक्रिया करके धातुमल बनाया। फिर वही कैल्शियम ऑक्साइड चूना पत्थर का अभिक्रिया करके धातुमल बना लिया। और फिर ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 ऑक्सीजन। फिर CO2S, जो मैट में ये था CO2S और FeS था, तो इसका भी काम हो गया। अब ये CO2S बचा, CO2O में बदल गया, SO2 बाहर हो गया। फिर जो और भी तो थोड़े बचे हुए थे CO2S, वो फिर CO2S इसी से अभिक्रिया करके Cu2O से अभिक्रिया करके कॉपर धातु में बदल गए। मेनली हमें यही चाहिए था, कॉपर। SO2 बाहर हो गया, Cu एक और हो गया, सल्फर ऑक्सीजन एक बाहर चला गया, फफोलेदार कॉपर मिलता है। द्रवित तांबा को निकालकर, जो ये तांबा है कॉपर निकालकर ठंडा करते हैं तो घुलित SO2 गैस बाहर आती है, जो SO2 है बाहर आती है, जिस कारण कॉपर के सतह पर फफोले बन जाते हैं, यानी फफोलेदार हो जाता है, उठा हुआ। इसलिए फफोलेदार कॉपर या बलिस्टर, इसलिए इसे फफोलेदार कॉपर या बलिस्टर्ड कॉपर कहते हैं। इसमें 98% कॉपर और 2% अशुद्धियाँ होती हैं, जिसे वैद्युत अपघटन द्वारा शुद्ध करके 99.9% शुद्ध कर लिया जाता है। बात खत्म। ठीक, तो यहाँ तक कंप्लीट हुआ, और अगले वीडियो में अगले चैप्टर का देखेंगे कंप्लीट क्वेश्चन आंसर। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो।